अब मान लीजिए नेपाल क्राइसिस है। अब नेपाल क्राइसिस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लहजे से, क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग आंसर में आएगा, 38 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा कि भाई नेपाल क्राइसिस डिस्कस कीजिए और उसका इम्पैक्ट लिखिए इंडिया पे। आप देखिएगा कि बीपीएससी का क्वेश्चन जो है वो अब सिंगुलर क्वेश्चन नहीं आता है कि सिर्फ आपको नेपाल क्राइसिस डिस्कस कर दिए, पूरा कहानी लिख दिए और उसके बाद निकल गए, नहीं। और जब तक आप क्वेश्चन के दोनों पहलू को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक आपको पूरा मार्क्स मिलेगा भी नहीं। तो ये सब कुछ गलती होती है जो एस्पिरेंट्स जो हैं वो मेंस एग्जाम के दौरान करते हैं। तो आप नेपाल क्राइसिस जब आप तैयार कर रहे हैं तो नेपाल क्राइसिस में जो कहानी है वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई वहाँ पॉलिटिकल करप्शन था। पॉलिटिकल करप्शन की वजह से जो जेनजी पॉपुलेशन थी वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने डिसेंट को एक्सप्रेस कर रही थी। सरकार ने उनके सोशल मीडिया जो थे उनको बंद करवाया। जो जेनजी पॉपुलेशन थी वो सड़कों पर आई। शुरू में ये प्रोटेस्ट पीसफुल था, उसके बाद गवर्नमेंट ने वायलेंट रिप्रेस किया, 19 लोगों की मृत्यु हुई और उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट था वो वायलेंट हो गया। इतना चीज तो आप लिखेंगे ही कॉज में जो हुआ सो, लेकिन उसके बाद जो इम्पैक्ट पूछा है वो भी तो आप लिखेंगे। और आमतौर पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होता है वो इम्पैक्ट वाला डायमेंशन या जो सेकेंड डायमेंशन होता है उसको छोड़ देते हैं, या तो जल्दबाजी में छोड़ देते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, और जो कुछ क्वेश्चन समझ भी पाते हैं वो सेकेंड डायमेंशन को बहुत हल्के में 4 लाइन 3 लाइन में लिख के निकल जाते हैं। तो जैसे आपने लिखा वैसा आपको वेटेज मिलेगा मेंस में। अब इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट में क्या लिख सकते हैं? तो इम्पैक्ट में आप लिख सकते हैं कि भाई पहला, चाइना की एक्सेसिबिलिटी नेपाल में बढ़ सकती है अगर पॉलिटिकल क्राइसिस ज्यादा दिनों तक रही तो। अब इसमें आप लिखिएगा कि भाई चाइना की एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ सकती है नेपाल में। तो इसमें आप पहला पहलू जो है कम से कम 10 मतलब 4 लाइन में तो आप एक्सप्रेस करेंगे ही, 4 से 5 लाइन में इस चीज को कि कैसे चाइना की एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी नेपाल में और क्यों ये कॉज ऑफ कंसर्न जो है वो इंडिया के लिए है। ये दोनों चीज आप लिखेंगे, इलैबोरेट करेंगे। तो पहला लिखेंगे कि चाइना ऑलरेडी हेवली इन्वेस्ट कर चुका है नेपाल में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। जो काठमांडू में 8 लेन कॉरिडोर बनाया गया है, जो नेपाल का पहला 8 लेन कॉरिडोर है, वो चाइना ने फंड किया है। इसके अलावा चाइना हैज ऑलरेडी हेवली इन्वेस्टेड इन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इन नेपाल। और साथ ही साथ जो पिछला रेजिम था केपी शर्मा ओली का, उन पे ये एलिगेशन लगता था कि वो चाइना के बहुत मतलब कि चाइना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो ये अगर पॉलिटिकल टर्मोइल जो नेपाल में हुआ, अगर यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं